हेलो गाइज, आज से हम एक नए मांगा को एक्सप्लेन करेंगे। इस मांगा की स्टोरी गो यंगचुन के आसपास घूमती है। मतलब ये मेन कैरेक्टर है जिसे हम एमसी कहेंगे शॉर्ट में, जो गू क्लैन का इकलौता सक्सेसर है। अपनी पिछली ज़िंदगी में एमसी हेवनली डीमन का एक खूनी गुलाम था जिसने बहुत अत्याचार किए थे, लेकिन ग्रेट वॉर के दौरान उसे बंदी बना लिया गया और अंत में अपनी गलतियों पर पछताते हुए वो मर जाता है। लेकिन किसी चमत्कार के कारण मरने के बाद भी वह अचानक अपने पुराने ज़िंदगी के एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पर वापस आ जाता है, जहां पर एमसी पहली बार विसियोल से मिला था। और अब एमसी अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और एक पीसफुल लाइफ जीने का डिसीजन लेता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या गो यंगचुन अपना भाग्य बदल पाएगा या फिर से अपने पास्ट लाइफ की गलतियां दोहराएगा और पछतावे की आग में जल जाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टोरी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पर एक लड़की एक कैदी से पूछती है कहां है वो सब। लेकिन वो कैदी कुछ बोलता नहीं। वो लड़की फिर से कहती है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। और यही कैदी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसे हम एमसी कहेंगे शॉर्ट में। फिर एमसी अपने मन में सोचने लगता है किसने सोचा था कि ये लड़की, जो सोर्ड सुप्रीम की डायरेक्ट ब्लड लाइन डिसाइपल है, वो 200 डिमोनिक कल्टिवेटर को एक ही मूव से मार देगी, जिसका नाम हमें बताया जाता है डिवाइन ब्लेड विसियोल हा। और इसी ने हेवनली डीमन को खत्म किया है, जिसने ग्रेट ऑर्थोडॉक्स डीमन वॉर करवाई थी, मतलब अच्छाई और बुराई के बीच महायुद्ध। तभी सीन वापस आता है और विसियोल एमसी का गला पकड़कर कहती है मुझे बताओ बचे हुए डिमोनिक सेक्ट के लोग कहां भाग कर गए हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी अपने किए पे पछता रहे हो तो बताओ मुझे। तो एमसी सोचता है कि मुझे पता तो है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे दिल पर बाइंडिंग स्पेल लगा है। मैं चाहकर भी नहीं बोल सकता। इतने में ही विसियोल कहती है लास्ट चांस, सब तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने के लिए। और इतना कहते ही विसियोल रोने लगती है। और ये सीन देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर एमसी वहां खड़ा सोचने लगता है क्या ये इसकी नफरत है जो ये डिमोनिक इंसानों को नहीं पकड़ पाई? शायद हो भी सकता है, लेकिन ये इसलिए रो रही है क्योंकि मीटियर ब्लेड जांग स्योनियन, जो इसका होने वाला पति था, उसे भी डिमोनिक इंसानों ने किडनैप किया था। क्या बकवास है। ये लड़की जो मुरिम वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर है, वो सिर्फ एक लड़के की वजह से इतनी परेशान है। जब एमसी ये सब सोच ही रहा था तभी विसियोल उसे जमीन पर पटक देती है और कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम इतने घटिया हो तो मैं तुम्हें तभी मार देती जब हम पहली बार मिले थे। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम्हें पहले मार देना चाहिए था। तो एमसी सोचने लगता है शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा हम पहले कब मिले थे। हम उससे भी पहले एक दूसरे से मिले थे, जहां तक मुझे याद है। खैर छोड़ो, पता नहीं चीजें कहां बिगड़ गईं। मैं एक गद्दार होकर हूं जिसने पता नहीं कितनों के पीठ पे चाकू घुसाया है और डिमोनिक इंसानों से हाथ मिलाया है। हाँ, ये सब मेरे ही किए का फल है। एमसी सोचता है अगर मैं कहूं ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मैं मजबूर था, तो क्या तुम विश्वास करोगी? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और अपने आप पे पछताते हुए और गुस्से में सोचता है मैं बोल नहीं सकता तो क्या लिख तो सकता हूं। तो एमसी जमीन पर खून से डिमोनिक कल्टिवेटर्स का पता लिखने लगता है, लेकिन फिर भी हेवनली डीमन की सील एक्टिवेट हो जाती है और उसकी छाती में दर्द होने लगता है। फिर भी एमसी अपनी हिम्मत जुटाते हुए उनका पता लिख ही देता है, लेकिन हार्ट एक्सप्लोड होने की वजह से एमसी धीरे धीरे मरने लगता है। और लाइफ में एमसी ने जिसको भी धोखा दिया होता है उनके बारे में एक एक करके सोचने लगता है, जिनके बारे में हमें बताया नहीं जाता, शायद आगे के चैप्टर में बताएंगे, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे कोई चमत्कार, एमसी अपने आप को एक मार्केट में खड़ा पाता है और शॉकिंग फेस के साथ कहता है क्या ये सब क्या है? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आगे के पार्ट के लिए कमेंट, सब्सक्राइब और वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां एमसी वापस अपने पास्ट में आ गया था और सोचने लगता है ये चल क्या रहा है। मुझे पक्का यकीन है हेवनली डीमन का रूल तोड़ने की वजह से मेरा हार्ट एक्सप्लोड हो गया था और मैं विसियोल के गोद में ही मर गया था। लेकिन यहां तो मेरा हार्ट ऐसे धड़क रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अपने आप को देखकर सोचता है मेरे साफ सुथरे और छोटे हाथ से लगता है ये मेरे बचपन का समय है। लेकिन क्या ये सपना है? अगर हाँ, तो क्या ये तब की बात है जब मैं इससे पहली बार मिला था, क्योंकि उसके सामने विसियोल खड़ी थी। फिर हमें एमसी के पास्ट लाइफ की मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पर उसने विसियोल के आलू फेंककर उसका बहुत मजाक उड़ाया था। और अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां पर एमसी अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है मैं पहले कितना बदतमीज था, चलो सपने में ही सही मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं। तभी विसियोल कहती है लगता है तुम्हें ये नहीं पसंद। फिर एमसी उसके हाथों से आलू ले लेता है और खाने लगता है, लेकिन आलू बहुत गर्म थे जिससे उसकी जीभ जल जाती है। और एमसी सोचता है ओ शिट, सपने में भी ये आलू इतना गर्म क्यों है? विसियोल एमसी की ये हरकत देखकर हंसने लगती है और कहती है तुम्हारा मुंह तो पूरा लाल हो गया। तभी पीछे से एक लड़का आता है
और एमसी को कहता है, यंग मास्टर आप कहाँ चले गए थे? तो एमसी उसे देखकर सोचता है, अरे ये तो मेरा बॉडीगार्ड है, इसका नाम मोयोन था शायद से। तभी मोयोन एमसी की जली हुई जीभ देखकर विसियोल पर भड़क जाता है। फिर एमसी उसे शांत करवाते हुए उसे कहता है, दो मुझे। मोयोन कहता है, क्या दो? एमसी कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास चॉकलेट है, वही मांग रहा हूं। फिर एमसी उससे चॉकलेट लेकर विसियोल से पूछता है, चाहिए तुम्हें यह चॉकलेट? विसियोल कहती है, क्या सच में तुम ये चॉकलेट मुझे दे रहे हो? एमसी कहता है, और नहीं तो क्या, जो तुमने आलू दिया थे वो बहुत अच्छा था खाने में, तो कम से कम ये चॉकलेट तो मैं दे ही सकता हो। और वो चॉकलेट देखकर विसियोल के मुंह से पानी आने लगता है और कहती है, मैं आज पहली बार चॉकलेट खाऊंगी, इसकी स्मेल कितनी मीठी है, ये कितना सुंदर दिख रहा है। तभी विसियोल को पीछे से कोई आवाज लगाता है। जो उसका दादाजी था वो उसे बहुत देर से ढूंढ रहा था। विसियोल अपने दादा को देखकर उसके गले लग जाती है। उसका दादा कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था मेरा हाथ मत छोड़ना। तो विसियोल उनकी बात काटते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, ये देखो मुझे आलू मिल गए हैं। उसका दादा कहता है, छोटी बच्ची तुम्हें आलू की पड़ी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विसियोल कहती है, नहीं मैं तो ठीक हूं। लेकिन एमसी विसियोल के दादा को देखकर शॉक था। तभी विसियोल कहती है, मैंने एक आलू इस लड़के को भी दिया। और एमसी को देखकर उसका दादा तुरंत झुक जाता है और माफी मांगने लगता है और कहता है, मेरी ग्रैंड डॉटर को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, इसने यंग मास्टर को परेशान किया, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। एमसी कहता है, कोई बात नहीं एल्डर, मैं तो बस थैंक्स कह रहा था। और एक तमीजदार बच्चे की तरह एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे भूख लग रही थी तभी इसने मुझे आलू खाने को दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे चॉकलेट दे रहा था, तो क्या मैं इसे दे दूं? तो एल्डर सोचने लगता है। लेकिन तभी पीछे से विसियोल अपने आंखों में चमक लेकर कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल दे दो, मैं तो राजी हूं, और चॉकलेट लेने ही वाली होती है। तभी उसका दादा उसे उठाकर जाने लगता है और एमसी से कहता है, हम इतनी अनमोल चीज नहीं ले सकते, अब हम जा रहे हैं। लेकिन एमसी उन्हें रोककर विसियोल के हाथों में चॉकलेट दे देता है और कहता है, फिर मिलते हैं। तो विसियोल उसे एक और आलू देने लगती है और एल्डर सोचता है, विसियोल आखिर तुम इस लड़के से मिल ही गई, जैसे वो इन दोनों को पहले से मिलवाना चाहता था। फिर विसियोल एमसी को बाय करते हुए चली जाती है और उनके जाने के बाद एमसी चैन भरी सांसें लेता है। और हमें बताया जाता है कि विसियोल का दादा मुरिम अलायंस का लीडर है, जो 3 सुप्रीम्स में से एक है, जो मुरिम वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिनका नाम सुनते ही ईविल सेक्ट के मेंबर्स डर से कांप जाते हैं, द सोर्ड सुप्रीम। एमसी सोचता है, लेकिन सोर्ड सुप्रीम यहां पर क्या कर रहा है? मैं अभी सपने में मरते मरते बचा, चलो कम से कम मैंने अपनी एक गलती तो सुधारी, अब सपने से उठने का टाइम है। इसे अभी भी लग रहा है ये सपना देख रहा है। और अगले सीन में एमसी एक घर के सामने खड़ा था और सोचता है, ये सपना खत्म क्यों नहीं हो रहा? लेकिन अगर ये सपना होता तो मैं अभी तक उठ जाता, कहीं ये हेवनली डीमन के सील से तो नहीं जुड़ा। तभी उस घर से एक लड़की आती हुई कहती है, वाह देखो आज कौन आया है, मुझे तो लगा तुम फिर भाग जाओगे क्लैन हेड की वजह से। फिर हमें बताया जाता है कि ये लड़की एमसी की दूसरी बड़ी बहन है, जिसका नाम गु यूनसियो है, जो एमसी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। फिर गु यूनसियो एमसी से बोलती है, इससे पहले तुम कुछ नौटंकी करो, निकल जाओ यहां से। तो एमसी कहता है, तुमसे मतलब मेरा मन मैं कहीं भी जाऊं। तो जू यूनसियो कहती है, देखो ये बोल कौन रहा है जो क्लैन हेड के सामने भी नहीं आता है? एमसी कहता है, हाँ वो मेरी गलती है और मैं उसके लिए माफी मांग लूंगा। फिर ज्यू यूनसियो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एमसी कभी किसी से माफी नहीं मांगता। फिर ज्यू यूनसियो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता इस बार तुम क्या शैतानी करना चाहते हो, लेकिन अच्छा होगा तुम अभी रुक जाओ। फिर एमसी कहता है, पीछे देखो फादर, नहीं क्लैन हेड आ रहे हैं। तभी क्लैन हेड एक रेड हॉर्स पर एकदम क्लासिक एंट्री मारता है और ये चैप्टर ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चैप्टर 3 की शुरुआत होती है जहां पर सब लोग क्लैन हेड को झुककर ग्रीट करते हैं और कुछ देर के लिए एमसी और क्लैन हेड की नजरें एक दूसरे से मिलती है, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोलते। फिर क्लैन हेड एक एल्डर से बोलता है, कौन कौन सी सोर्ड यूनिट यहां पर प्रेजेंट है, उनका काम खत्म होने के बाद उनको मेरे पास भेजो। तभी एमसी सोचता है, मुझे नहीं पता ये सपना है या सच, लेकिन वो आंखें अब भी मेरे पे बोझ है जैसा पहले थी। उसके बाद क्लैन हेड हॉल में जाते टाइम बोलता है तीसरे बच्चे, जो कि एमसी है, खाना खाने के बाद मेरे पास आना अकेले। ये सुन के तो एमसी का पेट ही खराब हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है, क्या तुम्हारे पास हाजमे की गोली है? अगले सीन में रात का टाइम होता है, सब उस हॉल में खाना खा रहे होते हैं और एमसी खाते खाते सोचता है, यहाँ का माहौल कितना भारी है, खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा और क्लैन हेड ने खाने के बाद मुझे बुलाया भी है, कोई इस माहौल का कुछ करो। तभी क्लैन हेड बोलता है दूसरे बच्चे, जो कि एमसी की दूसरी बड़ी बहन है, गु यूनसियो, मैंने सुना कि तुम मार्शल आर्ट के नेक्स्ट लेवल में चली गई हो। तो गु यूनसियो खुश होती हुई कहती है, हाँ क्लैन हेड, छोटी सी एनलाइटमेंट मिली जिससे मैं 3 स्टार वॉरियर बन चुकी हूँ। तो क्लैन हेड कहता है, तुम अपने उम्र के बच्चों से आगे हो, शाबाश, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। ये सब बात सुनकर एमसी सोचता है, वाह ये अभी ही 3 स्टार पे पहुंच गई, ये तो होना ही था, एक तो ये इतनी टैलेंटेड है, उसके ऊपर हार्डवर्क भी करती है। गु यूनसियो को खुश होता देख एमसी सोचता है तो इसे हंसना भी आता है। वैसे हंसते हुए ये अच्छी लगती है। तभी गु यूनसियो उसकी तरफ घूर के देखने लगती है
तो एमसी सोचता है, नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तभी क्लैन हेड कहता है, तीसरे बच्चे ये सुनकर ही एमसी डर जाता है। मैंने सुना कि वो आज मार्केट गए थे। तो एमसी कहता है, हाँ मुझे कुछ काम था इसलिए गया था। फिर क्लैन हेड उठकर जाने लगता है। तो एमसी सोचता है, बस इतना ही, मुझे लगा और भी कुछ बोलोगे, शायद बाद में पूछेंगे। तभी एक मेड एमसी के कान में कहती है, क्लैन हेड ने कहा है बहुत रात हो गई है, आज आराम कर लो, कल मुझसे मिलने आना। एमसी सोचता है, अचानक प्लान में चेंज क्यों। फिर अगले सीन में बैठकर सोच रहा होता है, ये सपना तो नहीं लग रहा है, अब कहीं ये सच तो नहीं, क्या ये रिग्रेशन तो नहीं जिसके बारे में मैंने बस सुना ही था, जिससे लोग अपने पास्ट के समय में चले जाते हैं। अगर मैं सच में पास्ट में आ गया हूं तो मैं पहले ही हेवनली डीमन को मार दूंगा। लेकिन मैं एक नंबर का पागल हूं, जिसको तीनों सुप्रीम मास्टर मिलकर नहीं मार पाए, मैं उसे कैसे ही मार दूंगा। अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता हूं, जब मैं डिमोनिक कल्टिवेटर था हेवनली डीमन के अंडर में, तब मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करता था। मुझे पता है मेरी जिंदगी गलतियों से भरी है, इसलिए मुझे लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। हेवनली डीमन का क्या, उसे तो विसियोल मार देगी और डिमोनिक कल्ट भी खत्म हो जाएगा। अगर मुझे सच में सेकंड चांस मिला है तो मैं अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता हूँ। और सीरियस फेस बनाते हुए सोचता है, तो अब डिसाइड हो गया है, मैं अपनी नई जिंदगी लड़ाई झगड़ों से दूर रहूंगा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। फिर एमसी अपना एनर्जी कल्टीवेट करने लगता है और कहता है, बस इतना ही एनर्जी है मेरे पूरे बॉडी में, ये मेरी बड़ी बहन के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो थर्ड लेवल पर है। तो फिर वो अपने पास्ट लाइफ की कल्टीवेशन टेक्निक यूज करने लगता है, जो सिर्फ क्लैन हेड को ही पता होता है, द गू फ्लेम व्हील आर्ट। फिर एमसी सोचता है, अगर मैं इस टेक्निक का यूज करके फोर्थ लेवल पे चला गया तो मैं भी एनर्जी निकाल सकता हूँ, और सातवें स्तर पर जाने पे मैं इस एनर्जी से अपने पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं तो अभी मामूली से पहले स्तर पर हूँ कि। फिर वो कल्टीवेशन करने लगता है, जो बहुत मुश्किल होता है। और कुछ देर बाद एमसी थककर बेड पे लेट जाता है और कहता है, ये इतना आसान नहीं है, मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। और हंसते हुए कहता है, लेकिन कम से कम मैं अब सेकंड लेवल के अर्ली स्टेज पर पहुंच गया हूं। फिर एमसी सो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहां एमसी जग जाता है और कपड़े पहनकर बाहर जाने लगता है। लेकिन कमरे के बाहर उसे सरप्राइज मिलता है। और यहां पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।